साथियों, आज अध्याय 4 रसायन बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स का ऑनलाइन टेस्ट है। आप सभी से उम्मीद होगी कि आप सभी को ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी अच्छी लग रही होगी। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 काफ़ी अच्छा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न अभिक्रिया की कोटि बताइए। N2O5 का तापीय अपघटन। और दूसरा क्वेश्चन है, उच्च ताप पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो N2O5 का जो तापीय अपघटन है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया बिल्कुल याद कर लेना। इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि N2O5 का तापीय अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम की सतह पर वियोजन। तो अमोनिया का वियोजन कहाँ हो रहा है? प्लेटिनम की सतह पर। और आप सबने ये चीज़ पढ़ी होगी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो भी अभिक्रियाएं होती है वो शून्य कोटि की होती है। अर्थात ये दूसरी जो अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि की है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया कौन सी कोटि की? शून्य कोटि की। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। N2O5 का तापीय अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम की सतह पर वियोजन शून्य कोटि की अभिक्रिया। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके सभी साथियों को लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान 5.5 × 10⁻14 सेकंड है। अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। तो यहाँ आपकी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पहली बात कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल ज्ञात करने का फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। T½ बराबर 0.693/K1। K1 का मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक। अब देखो आपको यहाँ पर ये K का मान कितना दिया वो रख दो और बाकी कैलकुलेट करना तो बहुत इजी सवाल है। तो न्यूमेरिकल से डरने की ज़रूरत नहीं है, उनसे लड़ना है हमें। तो K का मान सवाल में रख दो 5.5 × 10⁻14 सेकेंड। अब जो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1.6 × 10⁻13 सेकेंड। तो ये प्रथम कोटि क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। एक चीज़ और याद कर लेना, प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो वेग नियतांक होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग नियतांक होता है उसका मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। ये बिल्कुल माइंड में करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग नियतांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की अणुसंख्यता और कोटि में अंतर स्पष्ट करें। जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो जब भी अंतर वाला क्वेश्चन होता है तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ हमें क्या लिखनी है? अणु अभिक्रिया की अणुसंख्यता और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की कोटि। तो सीधी बात है कि जो अणुसंख्यता होती है वो एक सैद्धांतिक मान होता है और कोटि क्या है? प्रायोगिक मान है। तो यहाँ पर आप चाहे तो ये लाइन लिख सकते हो कि यह एक सैद्धांतिक मान है और कोटि क्या होता है? ज्ञात किया जाता है, प्रायोगिक मान है। तो यह एक प्रायोगिक मान है। दूसरा, अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं होती है क्योंकि अणुसंख्यता का मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या पर निर्भर करता है। तो सीधी बात है कि इसका मान कभी शून्य नहीं होता है और इसका मान शून्य भी हो सकता है। 1 2 3 भी तो होता ही है। इसका मान शून्य भी हो सकता है। इसका अणुसंख्यता सदैव पूर्णांक के रूप में होती है 1 2 3 4, जबकि कोटि है वो पूर्णांक और भिन्नात्मक दोनों रूप में हो सकती है। तो इसका मान सदैव पूर्णांक के रूप में होता है और इसका मान पूर्णांक एवं ऋणात्मक दोनों
हो सकता है। तो ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछी जाए आपको आंतर को, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम अपने को ज़्यादा नहीं तो कितने अंतर, 2 अंतर जरूर लिख के आने हैं। जो अणुसंख्यता ज्ञात करने के लिए हमें अभिक्रिया के वेग की आवश्यकता नहीं, अभिक्रिया की क्रियाविधि की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि कोटि ज्ञात करनी है तो हमें अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि x के y का रूपांतर द्वितीय कोटि के अनुसार है कि अभिकारक x है, उससे आप किसका निर्माण कर रहे हो, y का, और उसके लिए अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के अनुसार है। अब कह रहे हैं कि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, x की सांद्रता 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो y के निर्माण पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात समझते हैं कि आपको कह रहे x से किसका निर्माण दिया है, y का। अभिक्रिया की कोटि क्या दी है, तो k बराबर, अभिक्रिया के वेग की बात करें, r बराबर k x अभिकारक, और कोटि कितनी दी, 2, तो इस पर पावर कितनी आ गई, 2। अब अगला सवाल में आपको क्या कह रहा है कि x की सांद्रता कितनी गुनी कर रहा है, वो 3 गुनी, तो k 3x, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो r बराबर 9 को बाहर निकाल लो तो 9kx। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग कितना गुना बढ़ जाएगा, 9 गुना, तो y का निर्माण 9 गुना बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हो यहाँ पे इसका आंसर के रूप में कि y का निर्माण 9 गुना बढ़ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपने अपना दिमाग यूज किया और आपको पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आप सभी को बता दो कि इस चैप्टर से एक 3 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 नंबर का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो अथवा में मिलेगा आपको, तो और वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन 1 1 1 1 + 1 + 1 में डिवाइड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। दूसरा क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अध आयुकाल का कितना होता है, 10 गुना होता है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको बता दूं, तीसरा क्वेश्चन है इसमें, ताप गुणांक किसे कहते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहा हूँ, फिर दोनों क्वेश्चनों के आंसर हम एक साथ लेंगे। कि क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अध आयुकाल का सूत्र लिखें। दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का दुगुना होता है। तो एक तो ये न्यूमेरिकल और एक पहले वाले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल, इन दोनों न्यूमेरिकल में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में, एक क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम डिटेल से इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो जब आप व्युत्पन्न करोगे, तो जब आप प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण को व्युत्पन्न करोगे तो लास्ट में आपका जो मान आएगा वो ये आ जाएगा, k बराबर 2.303 बट्टा t log r0 बट्टा r। क्या आएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t log r0 बट्टा r। कुछ स्टूडेंटों ने कुछ किसी अलग तरीके से अगर उन्होंने कैलकुलेट किया होगा तो उनका मान इस प्रकार से मिल जाएगा, k बराबर 2.303 बट्टा t log a और a माइनस x। तो दोनों सही है, जो भी आपका आता है बिल्कुल लिखने का तरीका अलग है, कि लास्ट में आंसर आपका यही आएगा। अब एक चीज़ बता दूं कि इस प्रथम कोटि अभिक्रिया की एक तो प्रथम कोटि होता है और एक होता है शून्य कोटि। तो प्रथम कोटि और शून्य कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के समाकलित वेग समीकरण का जो डिटेल से वर्णन है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको देख लेना। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये न्यूमेरिकल है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अध आयुकाल का 10 गुना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये न्यूमेरिकल और क्वेश्चन नंबर 6 के जो दोनों न्यूमेरिकल है, इन दोनों का मैंने अलग से एक वीडियो बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डिटेल से देख के अच्छी तरीके से उसको याद कर लेना, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ताप गुणांक किसे कहते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ताप गुणांक किसे
कहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि 10 डिग्री सेल्सियस तापांतर, 10 डिग्री सेल्सियस तापांतर पर वेग नियतांकों का अनुपात, 10 डिग्री सेल्सियस तापांतर पर वेग नियतांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। माना ताप T पर वेग नियतांक, माना ताप T पर वेग नियतांक KT पर T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक KT प्लस 10 हो तो देखो ताप गुणांक का सीधी से मतलब एक ही है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापांतर में जो अंतर है वेग नियतांकों को अनुपात आपको लिखना है। तो देखो T डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग नियतांक कितना है KT और T प्लस 10 पर वेग नियतांक कितना है KT प्लस 10, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है आपका ताप गुणांक कहलाता है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 का ये तीसरा आंसर आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को पढ़ लेना कि पूछा क्या है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हमें क्या ज्ञात करना है, अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखना है। तो सूत्र क्या होता है अर्ध आयुकाल के लिए, T हाफ बराबर R0 बट्टा 2K, T हाफ बराबर R0 बट्टा 2K। तो यहाँ से आपकी बात क्लियर हो जानी चाहिए। शून्य कोटि अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है सामने। तो ये लाइन एक इंपॉर्टेंट है, वो मैं अलग से लिख देता हूँ। जो आपको तो सब क्वेश्चन में इतना ही पूछा कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र कितना होता है, T हाफ बराबर R0 बट्टा 2K होता है। लेकिन ये लाइन याद कर लेना कि अगर इसको लिख सकते जैसे T हाफ समानुपाती R0, इसका मतलब क्या हुआ कि शून्य कोटि अभिक्रिया के T हाफ अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा, दर्शाई कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया में पूर्ण होने वाले लगने वाले समय से दुगना होता। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 का और क्वेश्चन नंबर 6 का ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का कंप्लीट वीडियो बना के इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डिटेल से देख लेना। इसके बाद छद्म कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण लेना है। केवल उदाहरण पूछा तो पहले तो आपकी छद्म कोटि अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसकी अणुसंख्यता 2 या 2 से अधिक हो लेकिन उसकी कोटि कितनी होती है, 1 होती है, उन अभिक्रिया को छद्म एकाणविक अभिक्रिया कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। लिख देता हूँ यहाँ पे, एथिल एसीटेट का एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO C2H5। अम्लीय अपघटन जो जल लिख दिया, अम्लीय माध्यम में हो गया तो क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल। अब देखो यहाँ होता है क्या कि जल है वो आधिक्य में होता है, अर्थात आधिक्य में तो अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे, 2। तो इसकी जो अणुसंख्यता है उसका मान तो कितना होगा, 2। लेकिन कोटि की बात करेंगे तो ये आधिक्य में तो जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता, तो केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो कोटि क्या हो जाएगी इसकी प्रथम, और इसको लिखने का तरीका आपको जगह R बराबर K CH3COO C2H5। यहाँ कितने लिख पाओगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको इजीली समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर जो 4 का जो ऑनलाइन टेस्ट था, इस बार मुझे उम्मीद है कि आपके नंबर काफ़ी अच्छे आए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस बार आपके टेस्ट में नंबर
कैसे आए, और कंटिन्यू अगर आप टेस्ट देते जाओगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपकी जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही, क्योंकि कंटिन्यूटी स्टडी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कंटिन्यूटी हम कितनी बना के रखते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिल लेंगे नेक्स्ट टेस्ट के लिए चैप्टर नंबर जो 6 का है। जय हिंद, जय भारत।